So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आए जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। फिर इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक चैप्टर ही बाकी रह जाएगा विच इज चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम अनएम्प्लॉयमेंट है। उसको कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड देयर आफ्टर हम स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स के वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। माइंड यू अकाउंटेंसी हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं चैनल के ऊपर, ठीक है ना। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप फटाफट से वो भी देख सकते हो। चलो भैया, चलो शुरू किया जाए आज का क्लास। लेकिन बिफोर आई बिगिन आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ लाइव पढ़ना है बैचेस के अंदर तो स्पार्टन इज द कोर्स फॉर यू, जिसके अंदर आप जाकर कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाने वाला है। साथ में एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको ये नोट्स जो मैं देने वाला हूं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर आपको चाहिए तो आपको फ्री में ये मिल जाएगा। बस करना क्या है, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन तक जाना है और उसके अंदर क्लास 11 के फोल्डर में आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अब ये जानते हैं ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। क्या लोग रिसोर्स कैसे बन सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये जैसे हमको पता है ना कि रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज होते हैं, पैसा रिसोर्स होता है, जमीन रिसोर्स होता है, इंसान कैसे रिसोर्स होते हैं, आओ जरा सीखा जाए। द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल दैट इज रिप्रोडक्टिबल, एक सेकेंड, रिप्रोड्यूसिबल, क्या हो गया भाई इसको, एक मिनट, हाँ, और मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन फ्यूचर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल। भाई देखो, मेरे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल्स है, बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी है, लेकिन अगर मेरे पास स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं होगी तो क्या फायदा उस रॉ मटेरियल्स और मशीनरी के होने का। इसलिए आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको लोग, अपनी टीम ऐसी डेवलप करनी चाहिए जिसकी लगातार स्किल्स डेवलप करते रहें सो दैट ये आपके लिए सबसे बड़ा असेट बन सके। चलो भैया, अब हमको देखना है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन मैं बताना चाहता हूं, पूरी पीपीटी आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, ठीक है ना। सबसे पहला, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यू टेक्निक्स। अभी जैसे कोई भी नई टेक्निक आती है ना, अगर आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, आपके पास पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है ना, वो तुरंत नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर ले जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तो नई टेक्नोलॉजी को उसे अडेप्ट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिख कर आना है। मॉडर्न टेक्निक्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। इट इज नेसेसरी टू absorb these techniques so as to increase production and productivity. We need knowledge and skilled workers who can make better use of these techniques. Educated and skilled workers can easily understand the problems involved in the use of these techniques. तुमको बात समझ में आ रही है कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किसी भी ऐसे आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, इसके पास स्किल्स नहीं है, इसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको समझने में मुश्किल आएगी। और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे भाई तो प्रोडक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी फॉर श्योर। हो गया आसान पॉइंट। इसलिए हमको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है। अगला, इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आओ जरा देखा जाए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। स्किल्ड एंड टेक्निकल नॉलेजेबल वर्कर्स आर मच मोर एफिशिएंट देन द अनस्किल्ड वर्कर्स। जितने भी स्किल्ड वर्कर्स होंगे, ठीक है ना, वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, बशर्ते उनके जो स्किल्ड नहीं हैं। Moreover, availability of adequate health facilities increases physical capacity and stamina of the laborers. They can work longer and harder. और अगर हमको फिजिकल कैपेसिटी डेवलप करनी है, अच्छी करनी है किसी भी लेबर के अंदर, तो हम इसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी होगी, तभी जाके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगला, एड्स टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन एडिंग टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इन अ नंबर ऑफ वेज। जैसे कि क्या क्या, फर्स्ट, स्किल्ड लेबर्स आर हेल्पफुल इन अपडेटिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग इंडिजीनियस टेक्निक्स थ्रू देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। भाई अगर स्किल्ड वर्कर होगा तो वो मशीनरीज का, रिसोर्सेस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव कहलाएगा। दूसरा क्या है, द स्किल्ड एंड नॉलेजेबल
Workers can adapt and modify the imported techniques to suit local requirements. Thirdly, they can help in developing new techniques of production. अब अगर स्किल्ड वर्कर्स होगा तो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेगा, और स्किल्ड वर्कर्स होगा तो हो सकता है खुद की नई टेक्नोलॉजी इजाद कर दे मतलब इन्वेंट कर दे। आगे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक चेंज इन द सोसाइटी। Education helps people in changing their attitudes and values. People tend to acquire growth oriented attitude and aspirations. Educated and skilled people are helpful in innovating and new ideas and new methods of production. Innovation is a lifeline of economic growth. भाई देखो, इतना skilled worker है, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में ग्रोथ हो, वो ज्यादा पैसे कमाए, उसकी भी लाइफस्टाइल अच्छी हो। तो इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए इनोवेशन जरूरी है। स्किल्ड वर्कर होगा, वो इनोवेशन करेगा, वो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगा। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक चेंज ला सकते हैं और हम इनोवेशन लगातार कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ by increasing the life expectancy, literacy ratio, level of per capita income, and by providing adequate water supply, housing facilities, etc. to the people. अब क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, ज्यादा साल तक जी सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? अगर उनको सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, हाउसिंग फैसिलिटी हो, वाटर सप्लाई अच्छी हो, हेल्थ केयर अच्छा हो। इस तरह से हम लेबर्स की, ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है एजुकेशन सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कितने टाइप की एजुकेशन हमारे देश के अंदर। आओ जरा देखते हैं। लर्निंग इन ह्यूमन लाइफ कैन बी एक्वायर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। पहला, फॉर्मल एजुकेशन से हम लोग जाते हैं स्कूल वगैरह वैसा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। आओ तीनों को जानते हैं ये होता क्या है। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन which is imparted according to a given curriculum and a given set of laws and norms. It involves interaction of students with teachers in the educational institutions. Formal education is received from educational institutions such as schools, colleges, and universities. Thus, formal education involves education process normally adopted by the एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जैसा हम और तुम एक आईएससी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? तुम स्कूल जाते हो, तुम टीचर्स से मिलते हो, जो तुम ग्रास्प कर रहे हो आज, जो तुम हमारे यूट्यूब चैनल से भी ग्रास्प कर रहे हो, हमारे पेड एप्लीकेशन से भी ग्रास्प कर रहे हो, ऑब्सेशन जिसका नाम है, वो भी क्या है? वो एक फॉर्मल एजुकेशन है। बात समझ पे आ रही है? यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? Non-formal education refers to an organized and systematic educational activity which is conducted outside the formal system. It consists of the form of teaching and education that is related to formal education to a limited extent. भाई फॉर्मल एजुकेशन का एक छोटा सा रूप होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? चले बच्चा पार्टी आगे बढ़ जाए। जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करो, चैट सेक्शन में जाओ, राधा कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे लिखकर बताओ किसी बच्चे को यहां तक किसी भी चीज में दिक्कत, ठीक है ना भाई? अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या आ जाएगा? एनजीओज आ जाएंगे, ठीक है ना? एनजीओज बहुत सारे हो गए जो लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या आएगा? देखो भैया, इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ जनरल टर्म which includes all forms of education that takes place outside the standard institution like schools. स्कूल के बाहर होने वाली सारी एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगी. It is usually gained through experience in social environment and surroundings. Informal education occurs in a variety of places such as home, workplace, through daily interaction among members of society, etc. लोगों से हम क्या सीखते हैं, पेरेंट्स से हम क्या सीखते हैं, अपने फ्रेंड से क्या सीखते हैं, वो सब कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आने वाला है. चलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या हाथ है, आओ जरा देखते हैं. यूजफुल इन डेवलपिंग साइंटिफिक आउटलुक. एजुकेशन वाइडन्स द मेंटल होराइजन and raises the level of
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, तो मैं उनका जो हराइजन होता है सोचने का, दैट इज वाइडन अप। तो वो साइंटिफिक तरीके से एक जैसे बोलते नहीं कि काफी ब्रॉड थिंकिंग रखते हुए चीजों को डेवलप करते हैं। ठीक है ना भाई? हेल्पफुल इन रेजिंग एफिशिएंसी। एजुकेशन मेक्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन रेजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय डेवलपिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितना ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना ज्यादा साइंटिफिक होते चलेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। एक्वायरिंग स्किल्स। एजुकेशन इनेबल्स पीपल टू एक्वायर स्किल्स एंड टैलेंट्स। एजुकेशन आज की डेट में आपको स्किल्स सीखने में हेल्प करता है, टैलेंट एक्वायर करने में हेल्प करता है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर, उतना ज्यादा डेवलपमेंट सबका होने वाला है। कैसे? एजुकेटेड पीपल आर मोर कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जितना पढ़ा लिखा सदस्य है हमारी इकोनॉमी का, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा हमारी इकोनॉमी में। चलो बेटा, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब ये ग्रोथ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इम्तिहान में, आपके स्कूल में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं लिटरेसी के ऊपर। साक्षरता जिसको बोलते हैं, जिसको नाम लिखना और पढ़ना आता है, उसको लिटरेट बोलते हैं हम लोग अपने देश के अंदर। लिटरेसी इज अ स्टेट ऑफ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इन अ सिंपल पैसेज इन एनी लैंग्वेज with understanding. The number of literates in the country increased from 5.7 crores in 1951 to 77.8 crores in 2011. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। Increasing about 41 times over the period of 60 years. The literacy rate increased from 81% in 1951. 81 नहीं है, 18 है। 18% in 1951 to 76% in 2018। आज के देश में करीबन 76% जो पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर, वो लिटरेट है। नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज सेटअप इन 1988 फॉर दिस पर्पस। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन टू द यूथ्स in the age group of 15 to 25 years. This program has now been recast as साक्षर भारत। अब क्या होता है कि एक जैसे बोलते नहीं है कि एक नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें देश में ज्यादा लोग लिटरेट हो सके, ताकि अपना नाम लिख और पढ़ सकें किसी भी लैंग्वेज के अंदर। वो अब स्कीम को बोला जाता है साक्षर भारत। ठीक है ना? साक्षर भारत, जिसको एसबी फॉर अडल्ट एजुकेशन, वाज लॉन्च इन 2009 with a focus on female literacy. The program was launched in 383 low female literacy districts in 25 states. UP in March 2017, over 192 million of persons, of which 3/4 are women, obtained basic literacy. ये कुछ डेटा है, अगर आपको याद रहे तो बेहतर है, नहीं याद रहेगा तो यार दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, आओ देखो। Elementary education covers students from class 6th in the age group of 6 to 14 years. ठीक है ना? बात समझ में आया? एक चीज इसमें मैं ऐड करा देता हूं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बच्चा पार्टी। ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है फ्रॉम क्लास 1 to 6 होती है। फर्स्ट क्लास से लेकर 6th क्लास तक की पढ़ाई को हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं वो 36 ईयर से लेकर 14 ईयर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया कंप्राइजेस 2 पार्ट्स। प्राइमरी स्कूल्स क्लास 1 to 5 करस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 ईयर्स। अपर प्राइमरी, इसको मिडिल स्कूल ही बोलते हैं, क्लासेस 6 to 8 करस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर्स। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ गई है? और एलिमेंट्री एजुकेशन को 1 से 6 मत लिखो, 1 से 8 लिख लो, थोड़ा करेक्ट कर लो। ठीक है ना? एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम 1 to 8, जिसमें 1 से लेकर 5th तक प्राइमरी स्कूल्स हैं और अपर प्राइमरी है 6 to लेकर 8 तक। अब प्राइमरी स्कूल से कुछ ग्रोथ हुई है हमारे देश के अंदर, आओ जरा देखते हैं। ये एग्जैक्टली चार्ट है जो मैंने फ्रैंक बुक से लिया हुआ है। ठीक है ना? नंबर ऑफ स्कूल्स इन 1950-51 थे 2.23 लाख, 18-19 में हो गए 12.74। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 22.3 मिलियन, वो हो गए बढ़ के 196.7 मिलियन इन द ईयर 2015-16। ये आपको डेटा पता होना चाहिए, बिकॉज पेपर में यही लिखकर आना है, याद रखना। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वाज 32.1%, व्हिच इज इंक्रीज टू 96.1%।
Enrollment of girls were 28%, which is increased to 48.4%. Number of teachers were 6.2 lakhs और अभी है 52.2 lakhs in 2015 and 16. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारे देश में एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स का लॉन्च होता है. क्या क्या स्कीम्स हैं, जरा देखो. सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको SSA के नाम से बोले जाता है. लॉन्च कब हुआ? 2001 में. अब इसका फोकस क्या था? अटेन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री. मतलब 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए. इस स्कीम पर गवर्नमेंट ने खर्च किया है 21,680 करोड़ रुपीस, 21,680 करोड़ इन 2016-17. अगले स्कीम पर आते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल. ये फोकस करता है गर्ल्स एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल. मतलब इसका फोकस क्या था? एम एट डेवलपिंग मॉडल स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज. अंडर दिस स्कीम 40,600 मॉडल स्कूल्स हैव बीन बिल्ट सो फार. अब आपको पता होना चाहिए फोकस क्या है, कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या आज की डेट में अचीवमेंट है. ये 3 पॉइंट अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आप हर एक स्कीम को डिटेल में पढ़ सकते हो और पेपर में लिख के भी आ सकते हो. बिकॉज कितना याद करोगे, वरना यार पागल ही हो जाओगे. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2004. ठीक है ना. द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट अप रेजिडेंशियल स्कूल्स एट अपर प्राइमरी लेवल फॉर गर्ल्स जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं. लेटर दिस स्कीम वाज मर्ज विद SSA, सर्व शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया जाता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्कीम को. नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल. ये अक्सर आप लोग न्यूज में सुनते रहते होंगे, मिड डे मील्स के ऊपर बड़ा स्कैम होता है हमारे देश में. मिड डे मील्स का मतलब क्या है? न्यूट्रिशियस फूड ऑफर करना बच्चों को. अंडर दिस स्कीम कुक्ड न्यूट्रिशियस मिड डे मील इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स. दिस स्कीम कवर्ड अबाउट 11.59 करोड़ चिल्ड्रन. ठीक है ना. एक मील प्रोवाइड किया था स्कूल के अंदर. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विच इज सेव गर्ल चाइल्ड एजुकेट गर्ल चाइल्ड. अब ये स्कीम करंट गवर्नमेंट लेकर आती है जनवरी 2015 में और इसका मेन फोकस होता है सर्वाइवल ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड. अब आते हैं हम लोग, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है. अ सिस्टम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन 1986-87 फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स लिविंग इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज. जो लोग बहुत बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसके आज तक 3 लाख स्कूल खोले जा चुके हैं. समझ पे आ रही है. अब आते हैं बच्चा पार्टी सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर. ये सेकेंडरी एजुकेशन क्या है? तो सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर प्रिपेयर स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स फॉर एंटरिंग इनटू हायर एजुकेशन एज वेल एज द लेबर मार्केट. इट कंप्राइजेस सेकेंडरी एजुकेशन फॉर 9th 10th and senior secondary education for 11th and 12th. 9th 10th और 11th 12th मतलब 9 से लेकर 12 तक सब सेकेंडरी एजुकेशन में आता है. In a large number of states, secondary education class 9th 10th is free, while children belonging to SC/ST get free educational in all states. तो कास्ट बेसिस के रिजर्वेशन भी इसमें देखने को मिलता है. आओ जरा कुछ स्टार्ट्स देखते हैं बच्चा पार्टी. सेकेंडरी एजुकेशन नंबर ऑफ स्कूल्स 1950-51 में थे केवल 7400, विच इज इंक्रीज फ्रॉम 2.76 लाख. अगर टेबल याद है इसको वर्ड बाय वर्ड लिखकर आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे स्कूल में. ठीक है ना भाई. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड वर 1.5 मिलियन, विच इज इंक्रीज टू 63.88 मिलियन. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वाज 19%, हियर इट इंक्रीज टू 76.9. नंबर ऑफ टीचर्स फॉर जस्ट 1.27 lakhs, which is increased to 34.7 lakhs. अब आते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर. हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज. Higher education has a key to play in education system. Higher education is of vital importance for the country as it is powerful tool to build knowledge-based 21st century society. The higher education system comprises both general and technical education. ठीक है ना बच्चा. अब आओ जरा देखते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर क्या हुआ. हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें. नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पहले 27 थी, विच इज इंक्रीज टू 993. नंबर ऑफ कॉलेजेस 695 से बढ़ के हो गए 39,930. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 लाख से बढ़कर हो गए 37.4 मिलियन. नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम 24,000 टू इंक्रीज टू 14.17 लाख टीचर्स. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज 5.8 in 2001 to 2002, which is increased to 26.3%. अब आओ अगले टॉपिक पर, शॉर्टकमिंग्स इन एजुकेशन विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस. अब यहां से चैप्टर खत्म ही होता दिख रहा है. पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज आल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस.
New education policy is also not there in the syllabus. Then growth of health sector in India is also not there in the syllabus. So this is a very small chapter which is done today. And अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में, which is unemployment, which is again a very short chapter. अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है, या ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्कूल में कोई और टॉपिक पढ़ाया गया है जो मैंने कवर नहीं किया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और आपको जरूर से ये भी लिखकर बताना है कि आपके फाइनल एग्जाम्स कब से शुरू होने वाले हैं, उसकी डेट शीट बताओ मेरे को। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।